सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी डिस्कशन थी स्टूडेंट्स, द टू थिंग्स जो मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट ट्रांसफर में। सबसे पहली बात तो ये थी कि आपको क्या देखना है, स्पेसिफाइड डेट फ्रीज करना है। दो डेट्स के बीच में आपने स्पेसिफाइड डेट पहले फ्रीज कर लें। वो दो डेट्स पे क्या देखना होगा कि वो जो फॉरेन कंपनी है, दैट फॉरेन कंपनी जिसका शेयर्स को बेचा गया है, उस फॉरेन कंपनी का टोटल बुक वैल्यू ऑफ इट्स एसेट एज ऑन दीज टू डेट्स देखेंगे आप कि क्या वो दो डेट्स के बीच में 15% के ऊपर उसकी टोटल बुक वैल्यू इंक्रीज की गई है या नहीं। तो पहले वाला डेट क्या था, द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, और दूसरा डेट क्या था आपका, द डेट ऑफ ट्रांसफर इटसेल्फ। तो अगर तो बोलते हो कि इंक्रीज हुई है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाएगा कि अब आपको लेना पड़ेगा डेट ऑफ ट्रांसफर। दैट वुड बी द डेट जिस दिन पे आपको क्या करना होगा, ये दो जो टेस्ट है, जो दो कंडीशंस है स्टूडेंट्स सब्सटैंशियल टेस्ट के, वो डेट पे आपको फिर क्या है उसको टेस्ट करना होगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर 15% के ऊपर नहीं गया है, तो फिर चलिए वो लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, उस डेट पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। अब सब्सटैंशियल कंडीशन स्टूडेंट्स आप सभी लोग को पता है। देखो ये चीज में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताई गई है, जल्दी से बता दो स्टूडेंट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में जहां तक सब्सटैंशियल कंडीशन की बात अगर मैं करूं, देख रहे हो आप लोग, तो बोला गया है मींस द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट। क्या है ये, किस वैल्यू ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये वैल्यू ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात हो रही है, इंडियन एसेट्स की बात। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। तो इंडियन एसेट की जो वैल्यू है ऑन दी स्पेसिफाइड डेट, क्या वो 10 करोड़ से ऊपर गई है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये लेस देन और इक्वल में गेम घुमा देते हैं, आपको पता ही है ये चीज, तो बस ध्यान रखना है चीज। एंड दोनों कंडीशन होने चाहिए सेटिस्फाइड। एंड क्या वो इंडियन एसेट रिप्रेजेंट मिनिमम, यहां पे देख रहे हो एटलीस्ट, तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एटलीस्ट तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लो। वैल्यू यहां पर एफएमवी लेना होगा, और ये बहुत ही खतरनाक केस है स्टूडेंट्स, नो रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। ये बहुत स्टूडेंट्स इसको कैजुअली आप लोग लेते हो, मुंह के बल गिरोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको। तो सर ऐसी बात मत करो, काफी डर लगता है, डरना भी चाहिए स्टूडेंट कभी कभी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, सॉरी यूबी, देखो क्या होता है ये वैल्यूएशन रूल्स में, यहाँ का जो वैल्यूएशन रूल्स है ना, कभी भी नोटिस करना स्टूडेंट, जब भी वैल्यूएशन रूल्स का गेम हम खेलते हैं तो हम लोग नेट एसेट अप्रोच पे लेकर आते हैं। आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला पे बहुत ध्यान से देखना, लाइक फॉर एग्जांपल एक्रेडिटेड इनकम एग्जिट टैक्स में भी अगर आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा, एसएफएम के तो खिलाड़ी हो आप लोग, पता चलेगा ना नेट एसेट अप्रोच टाइप का होता है। तो उस तरीके से लाइक A+B-L, देखते हो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है, आपको पता होगा, बिल्कुल सही। तो उसमें ना वो चीज समझ में आती है कि यार नेट एसेट है ये, लायबिलिटी को निकाल के। लेकिन यहां पर गिनती उल्टी होती है स्टूडेंट्स, और यहां पर आपको ध्यान रखना, आपको अगर रिडक्शन इन लायबिलिटी दिखा स्टूडेंट्स एफएमवी में, जो कि अनुमान आपको दिया जाएगा, तो आप वो लायबिलिटी को ऐड कर दें। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, और अब आपके सामने प्राइमरली आखिरी बार वो एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इसके बाद कहां सुनोगे आप, isn't it? तो आखिरी एग्जांपल सुन लेना आप लोग, आखिरी बार बता रहा हूं। मेरी नेटवर्थ 2 करोड़ की है, अनिल अंबानी की भी नेटवर्थ प्राइमरी उसकी -22,000 करोड़ की है। तो बताओ ऐसे केस में, तो तब तो ऐसा लगेगा कि भाई नेटवर्थ के हिसाब से जा रहे हो तो सर आपका पलड़ा बहुत भारी है। बात सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, बात सही कह रहे हो प्राइमरी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बात करोगे तो फिर वही बोलोगे क्योंकि सर आपकी तो पॉजिटिव नेटवर्थ है, इनकी तो नेगेटिव चली गई नेटवर्थ। तो इस वजह से तो प्राइमरी फाइनेंशियली तो देखा जाए तो ये, लेकिन रियल सेंस में जो बिजनेसमैन होगा उनके लिए किंग फिशर की भी वैल्यूएशन है, लॉस का गेम है, किंग फिशर भी वैल्यूएशन है, अनिल अंबानी की वैल्यूएशन मिल जाएगी उसको, बहुत तगड़ी वैल्यूएशन मिलेगी, इवन दो इट इज हैविंग अ नेगेटिव नेटवर्थ इन दैट केस। तो एंटिटी बेसिस वैल्यूएशन देखा जाता है, एसेट उसका कितना फैला हुआ है, ये सब चीज देखी जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, एंटिटी का सही पहचान पता चलता है जब आप उसकी लायबिलिटी को हटा दें। तो अगर लायबिलिटी रिड्यूस हुई है नेट एसेट के आधार पर अगर रखा गया एफएमबी, तो आप लायबिलिटी को हटा के बात करें,
और तब देखें अल्टीमेटली उसकी एफएमवी क्या बन रही है। तो देयरफॉर विदाउट रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, जो उसकी एफएमवी वैल्यू होगी एसेट की, उसके आधार पे ये दो कंडीशंस देखे जाएंगे स्टूडेंट्स। और वो दो कंडीशंस क्या होंगे? कंडीशन नंबर 1, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, इंडियन एसेट शुड एक्सीड मोर देन 10 करोड़, एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट जिस पे फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, उसके एफएमवी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एसेट शुड बी मिनिमम 50% ऑफ द टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो बस ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस वाला पॉइंट भी है, वो भी आप लोग बस पकड़ के चलो। अगर आ जाता तो किस्मत वाले माने जाओगे स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तो आपको पता ही है कि अगर वो फॉरेन कंपनी में, प्राइमरी फॉरेन कंपनी में जिसका शेयर ट्रांसफर किया है उस नॉन रेसिडेंट में, तो वो अगर फॉरेन कंपनी में जो शेयर होल्डर है उसकी वोटिंग पावर उस फॉरेन कंपनी में not more than 5%. So if he does not have the voting power in that foreign company of more than 5%, तो फिर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर माना जाता है स्टूडेंट्स। तो ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का जो प्रोविजन, ये जो जितना भी तामझाम आप देख रहे हो, ये कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए हमने नहीं बनाया था। हमने वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने, जिसने क्या किया है, जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू दिस फॉरेन कंपनी, वो टाइप के हमने शेयर होल्डर के लिए हमने क्या किया है, ये पूरा सेटअप तैयार किया है इनडायरेक्ट ट्रांसफर का। तो इस वजह से अगर कोई उस फॉरेन कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डरिंग रखता है, तो अगर वो फिर वो फॉरेन कंपनी को अगर ट्रांसफर करे, अगर वो उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को अगर ट्रांसफर करे, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस प्रोविजन विल नॉट बी मेड एप्लीकेबल। डिड यू ऑल गॉट दिस स्टूडेंट्स? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग चार्ट में देख लेना, ये चीजें आएगी तो ठीक है। ये एफआईआई कैटेगरी, ये अगर उनके लिए भी, ये आपको पता है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ऑफ एफपीआई एफआईआई, उनको नाराज आप कभी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ये तो आप पता ही है। तो एक बार देखते हैं साथ में, एक बार पढ़ते हैं, चलो जल्दी से स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक टू दिस वन। अच्छा, अभी भी बता रहा हूँ, जो चार्ट मैंने रखी हुई है आप सारे स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये चार्ट आपको भारत लॉ हाउस में मिल सकता है। यू विल गेट द चार्ट इन द भारत लॉ हाउस, www.bharatlaws.com, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर गई थी वहां से आप चार्ट ले लीजिए। पूरा 153, आई थिंक 153 पेज है, बेहतरीन चार्ट है स्टूडेंट्स, एंटायर प्रोविजन हैज बीन कवर्ड। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, बाकी को किसको यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको किया गया, अबाउ रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑफ एफपीआई, या फिर पॉइंट नंबर सी, इनकम अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन और बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज इन द अपस्ट्रीम एंटिटीज। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग बस ध्यान से समझ लेना इसको। अगर आए जाए तो पता नहीं, एक इवेंचुअलिटी के रूप में, फिर जल्दी से चलते हैं अगले क्लास की इसमें। अदरवाइज अगर आ सकता है स्टूडेंट्स को इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, अननेसेसरी धोखा हो सकता है। तो जल्दी से मैं आपको इसको बता देता हूँ ये सिचुएशन क्या है। ये देखना स्टूडेंट्स, अभी एकदम ध्यान से, मैं आपको जल्दी से केस स्टडी बता देता हूँ, आप हो सके तो उसको नोट कर लेना। और मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स एक चीज को, कि आप लोग जो नोट कर रहे होगे ना, तो हो सके तो वो या तो स्टिकी नोट या तो किताब में डाल देना। ये शायद किताब में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और वो पेज को अगर हो सके तो बाद में स्टेपल कर दो अपने चार्ट में, तो ये एक अच्छा तरीका होता है, ताकि क्या हो जाए कि उस तरीके से सब चीज एक बार आपके लास्ट दिन के लिए सब चीज रेडी हो जाए एक ही जगह पे। ठीक है, फॉर द लास्ट डे रिविजन। अब पॉइंट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्विकली जल्दी से लिखेंगे, ज्यादा ये नहीं अपने पास। तो इधर आप देखो इंडिया है, एक कंपनी पकड़ लो यहाँ पे सिंगापुर में, एंड देन एक यूएस में एक कंपनी। अब ये जो है ना, ये कल्प्रिट ये कंपनी है, ये है आपका से AINC.USA। ठीक है, ये ZPLC कर दो सिंगापुर। अब AINC ने क्या किया मालूम है, इनके जरिए तो ये इसकी सब्सिडरी एक तरीके से मैं बोल दे रहा हूं आपको। ठीक है, सब्सिडरी आपको मैंने बोल दिया, और सब्सिडरी होने की वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, ये इंडियन एसेट, ये शेयर्स ऑफ से RIL के शेयर्स पे इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये आप लोगों के लिए ये डेटा मैंने बना के दिया है। तो फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे इंडिया में शेयर्स ऑफ द RIL है,
सिंगापुर में एक ZPLC है, सब्सिडरी किसकी सब्सिडरी, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो ये ढांचा है। अब आपको इसी में सिचुएशन में बना के देता हूं। तो ये क्या होगा, देखो सिचुएशन क्या क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सिचुएशन ये है, थ्री सिचुएशंस। अगर तो ये ZPLC क्या है, ये FII, इसको हेडिंग दे देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी बताया जा रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ZPLC, ये अगर FII है तो उस सिचुएशन में ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा नहीं। दूसरे केस में आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 FPI की बात रखी है उनकी तरफ से, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। सो दे हैव गिवन हियर इन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑफ दी FPI एज पर दी सेबी लॉ। तो ये भी लिख लो आप लोग, FPI एज पर दी सेबी लॉ। ये ZPLC कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 FPI मानी गई है, ठीक है। या फिर तीसरे केस में वेयर ZPLC हैज ट्रांसफर्ड, ZPLC ने बताओ क्या किया स्टूडेंट्स, ZPLC हैज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड के बजाय लिखो बायबैक, सॉरी, हैज बायबैक, क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी है। बायबैक इट शेयर्स फ्रॉम AINC dot, then the income to AINC dot not taxable, ठीक है। इनकम टू AINC डॉट नॉट टैक्सेबल होता क्या जानते हो, ये क्या होगा, बोले सर ये बायबैक करने के लिए इसको पैसे कहाँ से आए, ये बहुत एक वैलिड ग्राउंड है। पैसे कहाँ से आते मालूम है, ये सिंगापुर वाला जो कंपनी है ZPLC, वो इंडिया के शेयर्स को बेच देता है। अब जब वो खुद ही जब बेच दिया, उसने शेयर्स ऑफ इंडिया के शेयर्स को बेच दिया, तो उस पर कैपिटल गेन्स लग जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर ZPLC ने खुद ही क्या कर दिया, शेयर्स बेच दिया RIL की, तब तो उसके हाथ में कैपिटल गेन्स आ गई। और फिर जो पैसे आए उससे क्या भाई, आपका मकसद है खत्म करो, जो पैसे आ गए बांट दो। किसको बांटना है, AINC डॉट को। कैसे बांटोगे, उनको बोल दो कि आपका मैं बायबैक करवा रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सिचुएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है, ठीक है। ये नीचे एक बार लिख देना यहाँ पे, वेयर ZPLC हैज बायबैक इट्स शेयर फ्रॉम AINC डॉट, देन द इनकम टू AINC डॉट नॉट टैक्सेबल। इसके बाद में एक सेंटेंस और डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिख दो, दिस बायबैक इज टू बी डन, this buyback is to be done after after ZPLC has transferred the Indian investment, फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई है। तो अगर ये FII है, ZPLC या FPI है, और फिर कोई उसका शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर उस FII का अगर वो बेचता है, तो ये इंडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लगेगा, क्योंकि FII को हम नाराज नहीं कर सकते, इस टाइप के प्रोविजन को डाल के उन पे ये एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज इट। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, ध्यान से एक बार देख लेना। यहाँ पे एक बहुत आपको क्विकली मैं चलो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में एक हैंड होल्डिंग क्विकली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2
चलो मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ ये सिचुएशन में स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा बाय द वे स्टूडेंट्स, ये RIL का शेयर जो है, जानते हो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में सिर्फ RIL का शेयर्स है तो आपका दिमाग चला जाता है कहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इजंट इट, मुकेश अंबानी का ख्याल आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखते हैं आप लोग की अजम्पशन नहीं आप लिख सकते हो, आपको अनलिस्टेड मानना पड़ेगा। लिस्टेड के लिए उनको लिखना पड़ेगा उस तरीके से, ठीक है? तो लिस्टेड के लिए लिखना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी लिखा नहीं है, बस एक लिखा हुआ RIL, एक कंपनी बस बोलती है, तो फिर उस सिचुएशन में आप उसे अनलिस्टेड मान के चले। यही अजम्पशन हमने भी किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 विच इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहां पे RIL is an Indian company engaged in the multifaceted business activity। आप बोलोगे कौन से पेज में, पेज नंबर, ये 4 पेज आप आगे कर लो, उसके बाद मिल जाएगा। RIL is an Indian company engaged in multifaceted business activity। Barbara Ancy, a US investment giant, gets 20% stake in Indian company। Considering a favorable treaty position between India and Mauritius, the US giant, culprit है US giant, floated a company in Mauritius by acquiring its shares on 1st of January 2019 for ₹10 crores। The Mauritius company in turn, पैसे उनको मिलते हैं कहां से, फ्रॉम US कंपनी, और फिर ये जो मॉरिशस कंपनी है, जो बीच वाला कंपनी है, वो क्या करता है, वो RIL में इन्वेस्ट करता है। अब हमें क्या पूरा फोकस करना है, हमें पता लगाना है कि क्या ये मॉरिशस कंपनी को अपने शेयर की वैल्यू मिल रही है सब्सटैंशियली फ्रॉम RIL। अगर मिल रही है तो फिर क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? गलत बोला आपने, गलत बोला स्टूडेंट्स, मुझे पता था आप यही बोलोगे, दैट द इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। दिल खोल के इस तरीके से आप बोलते हो कि आप बहुत बेचारे लगते हो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है। अगर ये मॉरिशस कंपनी की अपनी शेयर्स की वैल्यू सब्सटैंशियली उसको मिल रही है फ्रॉम एन इंडियन एसेट, तो आप बोलोगे कि इसकी लोकेशन, ये शेयर्स की लोकेशन कहां पे पाई जा रही है, इंडिया में। सो द लोकेशन ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस मॉरिशस कंपनी विल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। और अब चाहे कोई भी बंदा हो प्राइमरी उस मॉरिशस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर दे, तो बताइए उसने क्या ट्रांसफर किया है? ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर, अगर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उस केस में क्या ये इंडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन आप उस पर लगाओगे? ना, आंसर इज नो। अब देखो यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, द मॉरिशस कंपनी इन टर्न एक्वायर्ड शेयर्स of RIL on 1st of March 2020. The accounting period of the Mauritius company ends on 31st of December. As on 31st December 2020, its book value, तो ये देखो ट्रांसफर आपको 31 मार्च का दिया है स्टूडेंट्स, सॉरी 31 दिसंबर का दिया है। As on 31st December 2020, its book value of the total asset was ₹25 crores। बुक वैल्यू यही है ना, इसी पे बात चल रही थी हमारी, 25 करोड़ का है। चलो देखते हैं आगे। On 31st of March 2021, Barbara Ancy transferred the shares of the Mauritius company to another investor in US, unrelated। कितने में बेचा आपने? 31 मार्च को बेचते हो, तो मुझे बताओ द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर होगा 31 दिसंबर 2020। जब आप अगर मॉरिशस कंपनी के शेयर्स को बेचते हो, फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचते हो 31st ऑफ मार्च 2021, तो फिर लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर वुड बी 31st ऑफ दिसंबर 2020। और अगर ये 31st दिसंबर 2020 है, तो चलो आगे देखते हैं जल्दी से। सो बारबरा एनसी डॉट ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ मॉरिशस कंपनी टू अनदर इन्वेस्टर एट अ प्राइस ऑफ ₹50 crores। द बुक वैल्यू आफ्टर रिडक्शन ऑफ द लायबिलिटी। हमें बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, दैट इट इज आफ्टर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इस पे अटैक करना हमें। आफ्टर रिड्यूसिंग द लायबिलिटी एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2021 इज एज बिलो। क्या बताया गया, जल्दी देखो। मॉरिशस कंपनी बुक वैल्यू है 30 करोड़ का, RIL है 110 यहां पे दिया गया आपको, फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, RIL की 180 है, लायबिलिटी 0 और 20 है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, यह करना है आपने। पहले तो आप स्टूडेंट स्पेसिफाइड डेट पता लगाओ, किस डेट को लोगे आप। डेट ऑफ ट्रांसफर जो कि आपका 31 मार्च 2020, या फिर द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रीसीडिंग डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज 31st ऑफ दिसंबर 2020। लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर पे आपकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट
टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ दैट मॉरिशस कंपनी जिसकी शेयर ट्रांसफर की बारबरा INC डॉट ने, तो वो पर्टिकुलर मॉरिशस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 25 करोड़ की। और डेट ऑफ ट्रांसफर 31 मार्च 2021 को जब ट्रांसफर हुआ है बारबरा INC डॉट ने इस मॉरिशस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया, तो उस डेट पे उसकी बुक वैल्यू कितनी आपको दिख रही है? 30 करोड़ की। 30 करोड़ की। तो क्या किसके साथ जाना पसंद करोगे स्टूडेंट्स? आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स। देख रहे हो 15% के ऊपर का इजाफा हो चुका है। 5% का ये है, 5 करोड़ का ये डिफरेंस है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग बियॉन्ड 15%। तो आपको डेट ऑफ ट्रांसफर ही कंसिडर करना पड़ेगा, द स्पेसिफाइड डेट। और इस स्पेसिफाइड डेट पे अब वो 2 कंडीशन जांची जाएगी, दैट इज इंडियन इन्वेस्टमेंट, उस मॉरिशस कंपनी का इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है इन RIL, जो मेरे एग्जांपल में इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, क्या वो 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है? 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता लगाएंगे? देखो स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो यूएस कंपनी ने स्टेक कितने का रखा है? मुझे बताओ यूएस कंपनी का स्टेक कितने का है? यूएस कंपनी का स्टेक उसको इंडियन RIL में चाहिए 20% का। और उसी के लिए वो मॉरिशस कंपनी के थ्रू से वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है इन RIL। अब आप मुझे बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है हमें मॉरिशस कंपनी के इन्वेस्टमेंट का। किस इन्वेस्टमेंट का? इंडियन इन्वेस्टमेंट का। तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? आप RIL पे फोकस करना स्टूडेंट्स। RIL का 180 का FM भी दिख रहा है, लेकिन लायबिलिटी आफ्टर रिड्यूसिंग लायबिलिटी होगा ये। तो इसको आफ्टर रिड्यूसिंग लायबिलिटी है, तो बिफोर रिड्यूसिंग लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 200 करोड़। और ये अगर 200 करोड़ हो जाए तो इंटू 20% कर लो। अगर ये 200 करोड़ हो जाए तो इंटू 20% करो, क्योंकि 20% का स्टेक RIL में किसकी है? मॉरिशस कंपनी की है। इफेक्टिवली इन पेपर मॉरिशस कंपनी की है, लेकिन इन सब्सटेंस किसका है? बारबरा INC डॉट। तो कितना हो गया ये बता दो? ये हो गया 40 करोड़। तो इसका मतलब ये है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय बारबरा INC डॉट, सॉरी, हेल्ड बाय द मॉरिशस कंपनी इज मोर देन 10 करोड़ एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। बिल्कुल एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है मॉरिशस कंपनी की इंडियन इन्वेस्टमेंट इट इज एक्सीडिंग बाय मोर देन 10 करोड़। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट इज इट मिनिमम 50% ऑफ द टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस फॉरेन कंपनीज एसेट्स। तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि मॉरिशस कंपनी के टोटल फेयर मार्केट वैल्यू एसेट कितने की है? 50 की है, जिसमें से इनका कंट्रीब्यूशन योगदान कितने का है? इंडियन इन्वेस्टमेंट का योगदान कितने का? 40 का। तो कितने का हो गया? 80% का क्या है? ये इनकी फेयर मार्केट वैल्यू की कंट्रीब्यूशन बन रही है इन दी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी एसेट्स ऑफ दी मॉरिशस कंपनी। तो क्या ये अब कहा जा सकता है कि मॉरिशस कंपनी के शेयर्स की अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट? क्या ये कहा जा सकता है? एंड आंसर इज यस, बिल्कुल कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। एंड देयरफॉर अगर ये कहोगे कि मॉरिशस कंपनी की अपनी शेयर्स की वैल्यू सब्सटेंशियली उसे मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट, तो उस केस में मॉरिशस कंपनी के शेयर्स की लोकेशन को कहां पे मानी जाएगी? इन इंडिया। और अगर वो इंडिया में है तो अब बस बताओ फिर बारबरा INC डॉट जिसने 31 मार्च को मॉरिशस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया है, तो फिर क्या ट्रांसफर कर दिया आपने? जाने अनजाने में क्या ट्रांसफर कर दिया आपने? आपने ट्रांसफर किया है एक वो एसेट विच इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो उस केस में बारबरा INC डॉट को क्या कैपिटल गेन्स की चार्ज का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डंके की चोट पे करना पड़ेगा। चुनावी माहौल आ चुका है स्टूडेंट्स, इजंट इट? आइए, so therefore in this particular context अब ये सब चीज मैंने कर दिया, अब क्या करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। बस एक चीज बस आपसे बताना है, ये चीज स्टूडेंट्स, बाय द वे जब कैपिटल गेन्स की मैंने कैलकुलेशन तक आपको लिया है यहाँ पे कि बताओ कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन आपको करनी है, आप नोटिस करना मॉरिशस कंपनी जो है ना, मॉरिशस कंपनी वो उसकी शेयर्स को बेचा गया, तो कैपिटल गेन्स जो कैलकुलेट होगा तो वो तो मॉरिशस कंपनी के लिए होगा जिसका शेयर्स हम मान रहे हैं कि अब वो इंडिया में है। तो मॉरिशस कंपनी इज अ शेयर्स, उसकी शेयर्स को बेचा है किसने? यूएस कंपनी ने।
तो यूएस कंपनी विल नाउ कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑफ द मॉरिशस कंपनी विच इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो वो कैपिटल एसेट दैट इज द शेयर्स ऑफ द मॉरिशस कंपनी, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या मानोगे आप? 12 महीना, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स, क्योंकि ये एक इंडिया में अनलिस्टेड शेयर ही है, इंडिया में अनलिस्टेड है स्टूडेंट्स, इस वजह से 24 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग ये मानी जाएगी। अच्छा, अगर ये अनलिस्टेड है तो एक बहुत ही खास प्रोविजन है 112 का, वो ये है कि एक नॉन रेसिडेंट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी, एक नॉन रेसिडेंट इफ ही इज ट्रांसफरिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, तो 112 ये कहता है कि कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन होगी विदाउट प्रोवाइडिंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट, और उसकी टैक्स रेट होगी 10%। तो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए आपको? एनआर एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग व्हाट? बीइंग द अनलिस्टेड शेयर्स। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपका बनता है तो विदाउट इंडेक्सेशन 10%। बस ये देखना, आप लोग कैलकुलेशन स्टूडेंट्स देख लेना। अब स्टूडेंट जो आगे वाले पॉइंट में पिचिंग करेंगे हम लोग जल्द से जल्द, आइए स्टूडेंट्स बधाई हो आप लोगों को। उसके बाद ये जो 912 और 913 है जो सैलरी के लिए स्टूडेंट्स, इस वजह से सैलरी आ चुका था एली लिली का, जैन में आया था, नवंबर में आया तो था, आप भी मानते हो इस बात को। तो ये चीज बस आप लोग देख लो भाई, सैलरी मानी कब जाएगी कि इंडिया में अक्रू हुई है? व्हेन दी सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। तो एक नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा स्टूडेंट? उस केस में उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उस केस में उसकी सैलरी को इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ लीव पीरियड, रेस्ट पीरियड है, वो आप लोग देख लो, उसमें कोई ज्यादा ये तामझाम नहीं है। एक शॉर्ट स्टे एग्जामेशन है जो कि कोई स्टूडेंट्स अल्टीमेटली उसको गौर से देखता नहीं है, और अब टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है प्राइमरी की मई 21 में ये पर्टिकुलर पॉइंट ये वो डालने वाले हैं। बधाई हो स्टूडेंट्स, जान बच गई आप लोगों की कि समय रहते ही आप लोगों ने शॉर्ट स्टे एग्जामेशन देख लिया है। शॉर्ट स्टे एग्जामेशन, अब आप बोलोगे सर ये डर लग रहा है प्राइमरी, कुछ डरने वाली बात नहीं, छोटा सा एक पॉइंट है, बस देख लो आप स्टूडेंट्स, याद करोगे प्राइमरी। चलिए, जब पढ़ाई करते हो ना स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, एक कभी भी whenever you study and all those stuff, ये पहले तो है ना सब चीजें बंद, दरवाजे वाले सब बंद होना चाहिए, आप रहना चाहिए, और आप जो एक समझते हो प्राइमरी आप अपने आइडल मेंटर्स और जो एक इंस्पिरेशनल स्रोत रहेंगे, जस्ट एक बार उनका ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव माइंड पहले अपना बनाइएगा, अपने आप को गेट इंस्पायर्ड और चालू कर दो। और जब चालू करो तो ना डर, ना संकोच, ना जीवन, ना मृत्यु, केवल और केवल आप और आपका लक्ष्य, दैट्स इट, ठीक है। वो लेवल पर आ जाना आपने। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एग्जामेशन बताया सर, आप साथ साथ में जरा पेज नंबर भी बताते रहो, ठीक है स्टूडेंट्स। 130 है, 130 में, पेज नंबर 130 में है ये। ये मैं आपको बस मार्क कर देता हूं, आप इतना भी कर लोगे ना, इतना भी अगर कर लोगे स्टूडेंट्स, तरक्की मिलेगी आप लोगों को। 1066 एक ये, और एक 1023F, ये देख रहे हो, ये तो अमेंडमेंट वाली बात है। मैं अभी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग इसको हल्के में मत लिएगा, आप लोग को मैं सारी MCQs और MTPs में सब डाल रहा हूँ। अमेंडमेंट पे मैंने MCQs बनाए हैं, 1 मार्च और 2 मार्च के मेरे MCQ का सीरीज एक चल रहा है, ये 1 मार्च से लेकर 10 मार्च को 9:30 लाइव करता हूँ मैं अनअकैडमी में, सारे क्वेश्चंस मैं बनाता जा रहा हूँ। बोले सर कहाँ पे लिंक मिलेगी? भाई आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ ना, वहां पे मैं सब चीज डालते जा रहा हूँ, तो आप देख लो। आप लोग क्या करना कि फ्रॉम 27 फरवरी का जो मेरा थ्रेड होगा टेलीग्राम चैनल में, CA दुर्गेश सिंह, वहां पे देखना चालू करो। 26 फरवरी से देख लो, आपको मिलना चालू होगा। आप वहां पे जाइए और वो सारे MCQs को ध्यान से देखेंगे। MTP तो फिर भी चलो मैं एंड में वापस से पूरा इसका सोल्यूशन के साथ डाल दूंगा, लेकिन MCQs तो आप लोग देखते रहना स्टूडेंट्स विदाउट एनी फेयर, ठीक है। ये क्या शॉर्ट स्टे एग्जामेशन है वो जल्दी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसमें होता क्या मालूम है कि जब ये एम्प्लॉय आता है इंडिया में, तो उसको इंडिया के क्लाइंट की तरफ से डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। अलाउंसेस इनकी तरफ से भी तो मिलते हैं, इंडिया के क्लाइंट की तरफ से डेली अलाउंसेस उनको दी जाती है। अब जब इनको डेली अलाउंसेस मिलती है स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से क्वेश्चन सामने आता है,
आप बोलोगे सर वो क्वेश्चन क्या है? सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन दैट पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स इज दिस दैट कि ये जो पर्टिकुलर अलाउंसेस जो दी जा रही हैं इन किन के तरफ से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडियन क्लाइंट, तो वो एग्जेम्प्ट एक तरीके से मान ली जाएगी। क्यों मानेगी एग्जेम्प्ट? 1066 से कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा ना तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बाय द वे एग्जेम्पशन के पहले ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो एम्प्लॉय है ना, इसको ये अलाउंसेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद द फॉरेन कंपनी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पे है, इस वजह से उसको ये पैसे मिल रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंटली उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये चाहे जिससे भी आपको पैसा मिल रहा हो, आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, एम्प्लॉय क्या क्वेश्चन पूछोगे, आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर मनी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट? अगर आप बोलते हो हाँ, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये मानी जाएगी एज योर सैलरी इनकम, ये मानी जाएगी एज योर सैलरी इनकम। अब बस पता आपको ये लगाना है कि क्या ये सैलरी इनकम को माना जा सकता है एज एन इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज इन रिलेशन टू द सर्विसेज विच इज रेंडर्ड इन इंडिया। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स तो ये तो इंडिया की इनकम ही मान ली जाएगी। और फिर अब ये एग्जामिशन फिर क्या कहता है, 1066 की एग्जामिशन क्या कहती है? तो एग्जामिशन ये कहता है स्टूडेंट्स कि इनके तरफ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रॉम द इंडियन क्लाइंट, अगर ये इनको अमाउंट देते हैं किसको, टू दी एम्प्लॉइज ऑफ द फॉरेन कंपनी, और ये इनका जो स्टे है इंडिया में 90 डेज के ऊपर होना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 90 डेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर उस केस में ये अलाउंस जो उस एम्प्लॉय को मिल रहा है, फ्रॉम हुम, फ्रॉम द इंडियन क्लाइंट, दैट विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1066। इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट दूसरे टर्म में शॉर्ट स्टे एग्जाम्पशन। कहीं भी इसमें गलत फहमी में मत रहना कि सर क्या ये तो चलो इंडियन क्लाइंट से जो उसको मिल रहा है डेली अलाउंस, जैसे आपने कहा, वो इस एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। व्हाट अबाउट सर जो उसको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है तनख्वाह, क्या वो भी एग्जेम्प्ट है? एंड आंसर इज नो। ये लिमिटेड एग्जाम्पशन है 1066 का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बस ये एक सैलरी के लिए खास बात यही था। अब सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। अब डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल ऑन दिस वन। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस वाले पॉइंट पे अगर मैं आपको बता दूं, तो आप नोटिस करो इस पूरे केस में क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स, हियर इन ऑल ऑफ यू विल जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस। पहले तो डिविडेंड इनकम पे आना, क्योंकि डिविडेंड इनकम पे क्यों मैं आपको चेतावनी देके कह रहा हूं स्टूडेंट्स, उसकी एक खास बात है और आपको पता ही है कि क्या वो खास बात है। देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड टिल लास्ट तक ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, मानते हो ना इस बात को? और अब ये डिविडेंड टैक्स हो चुका है, डिविडेंड टैक्स हो चुका है स्टूडेंट्स। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। ठीक है, अच्छा पॉइंट ये आता है सर कि सर वो जो डिविडेंड तो अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा। तो अगर कोई ऐसा एक नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर है, अगर तो ऐसा कोई नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर है जिसको पैसे मिल रहे हैं, बताइए किससे मिल रहा है, जिसको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड प्राइमरी मानी जाएगी एज अ डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। और ये डिविडेंड अब टैक्स होगा शेयर होल्डर के हाथ में, कहां पे, इन इंडिया। पहले तो एग्जेम्पशन हुआ करता था, तब तो ये चीजें देखी भी नहीं जाती थी। अब लेकिन स्टूडेंट्स मामला बदल चुका है, मामला स्टूडेंट्स बदल चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ी भ्रम में स्टूडेंट्स रहते हैं, वो ये कि सर वो डिविडेंड टैक्सेशन के साथ साथ कुछ सेक्शन 57 भी आया था, एटीएम 57 में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। और एटीएम का भी एक है प्रोविजन। तो क्या ये नॉन रेसिडेंट जिसको डिविडेंड मिल रही है, क्या उनको ये 57 या एटीएम का कोई बेनिफिट मिलेगा? एंड आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो डिविडेंड है ना स्टूडेंट्स, जो उसको मिल रही है, डिविडेंड जो उनको मिल रहा है, सीधा सीधा 115A में ये 20% के बेसिस पे ग्रॉस पे क्या होता है, टैक्स लग जाएगा। अब जब आपको पता ही है कि जब ग्रॉस पे ही टैक्स लगना है, तो फिर क्या आपको 57 का डिडक्शन या एटीएम का डिडक्शन उस डिविडेंड से मिलेगा? एंड आंसर इज नो।
सीधा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वन नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड इनकम मिलता है किससे? फ्रॉम द इंडियन कंपनी। आप बोलोगे डीम टू अक्रू एज इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1 914 में। पॉइंट नंबर 2, सच डिविडेंड इज असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन अ ग्रॉस बेसिस अंडर सेक्शन 115A एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, ऐसा आपको लिख कर आना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आइएगा स्टूडेंट्स 915, 6 एंड 7 देख रहे हो आप लोग, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम। स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या यहां पर देखना होगा, ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखना। इस पर्टिकुलर केस में जरा आप लोग ध्यान में देखिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस की अगर स्टूडेंट्स आप लोग अगर बात करते हो तो हमेशा एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि इसमें पहला 3 चीजें हैं। एक तो कब इसे इंटरेस्ट या कब इसे रॉयल्टी या कब इसे एफटीएस इनकम मानी जा सकती है, पहली बात होती है। दूसरा है कि ये कब ये इसे इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 2। और तीसरा है कि अबाउट द थर्ड पॉइंट जो है इसका, वो है आपका असेसमेंट। इसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, मतलब ग्रॉस बेसिस पे स्पेशल रेट पे करें या नेट बेसिस पे, क्योंकि रॉयल्टी और एफटीएस पे भी अगर आप देखोगे तो नेट बेसिस की गुंजाइश है, 44DA का प्रोविजन उस पर बैठा हुआ है। तो उस सब चीजों को देखते हुए स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट बनता है इसमें। और इस पे भी एक क्वेश्चन है, वो आप लोग करना, वो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन जरूर आप करेंगे वो वही जैसे मैंने 911 का ना इंडायरेक्ट ट्रांसफर, उसी के बगल में आप लोग देखना, आपको इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बेहतरीन है और इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर योर May 21 अटेम्प्ट। तो इंटरेस्ट तो सबको पता होता है कि जब एक सामने डेट ओन्ड है फ्रॉम द अदर पर्सन, इफ ही इज ओनिंग द डेट, और उस डेट के ओन के अगेंस्ट में मैं वो पेमेंट उससे कर रहा हूँ इंटरेस्ट का, तो दैट इज द टाइम व्हेन द अमाउंट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट ने एक तरीके से होगा ना कि नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेट विच इज ओन्ड बाय एन इंडियन कंसर्न, गवर्नमेंट और इवन अ नॉन रेसिडेंट। तो वो डेट ओन का केस होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये डेट जो होगा ना, ये बॉन्ड के जरिए भी हो सकता है, डिबेंचर्स के जरिए भी हो सकता है। तो इट कैन नॉट ओनली बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेन लोन। लोन तो चलो ठीक है, उससे तो डेट बनता ही है, लेकिन साथ साथ में अगर बॉन्ड अगर इंडियन कंसर्न ने इशू करवा दिया है, या फिर अगर डिबेंचर उसने इंडियन कंसर्न ने इशू करवा दिया, तब भी क्या डेट ओन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब इस पे टैक्स रेट स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी पे थोड़े से बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से ये हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसकी असेसमेंट तो ग्रॉस बेसिस पे होती है, ये आपको पता है। अगले पेज में स्टूडेंट्स, इसके अगले पेज में, दिस इज योर पेज नंबर 128 में देखो इसका टैक्स रेट दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेज स्टूडेंट्स, थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये टैक्स रेट आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी अननेसेसरली, ये हो सकता है। डिविडेंड पे तो एक ही रेट है 20%, मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर। बाकी केस में अगर आप इंटरेस्ट को ही देखोगे ना, उसको थोड़ा सा हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट और इन इंडियन कंसर्न ऑन द मनी बोरोड और द डेट ओन्ड। तो ये अगर एक फॉरेन करेंसी में लोन अगर लिया गया है, फॉरेन करेंसी में अगर डेट इनकर किया गया है, फॉरेन करेंसी में अगर ये डेट इनकर किया गया है, तो फिर उस डेट के वजह से जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है नॉन रेसिडेंट को, तो उस इंटरेस्ट इनकम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 20% का ग्रॉस बेसिस पे टैक्स रेट लग जाएगा। उस इंटरेस्ट इनकम पे 20% पे बेसिस पे वो ग्रॉस बेसिस पे वो टैक्स रेट लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप नोटिस करो स्टूडेंट्स और क्या क्या चीज है। इन कुछ वर्डिंग्स पे फोकस करना बस, बाद में और कुछ नहीं। वर्डिंग्स पे स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करके चले। इंफ्रा डेट फंड अगर ये आपको दिख जाए, इंफ्रा डेट फंड अगर आपको ये दिख जाए 5%। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेफर टू इन सेक्शन 194 LC रिसीव फ्रॉम, किससे मिला आपको? REIT से मिला है या किसी इंडियन कंपनी से मिला है,
इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय एन इंडियन कंपनी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको एक काम करो, आप सभी लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको ये ए लिखना और इसको ये बी लिखना। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। और ये जो मनी बोरोड हुई है किसके तरफ से, इंडियन कंपनी की तरफ से या बिजनेस ट्रस्ट की तरफ से, इन दी फॉरेन करेंसी, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, और या इसको अंडरलाइन कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हाईलाइट करके चलना, ठीक है। और अंत में पॉइंट नंबर बी में आप लोग हाईलाइट करेंगे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। इसको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को आप लोग हाईलाइट करके चलेंगे, फाइन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, अब ये अगर हुआ तो इस पे भी आपको ये 5% का ही बेनिफिट मिलेगा। अब बेहतरीन चीज देखो स्टूडेंट्स, यही लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये 5 नहीं, इसका टैक्स रेट ग्रॉस बेसिस पे 4% बन सकता है अगर ये लिस्टेड है। यही बॉन्ड कहां पर है, लिस्टेड है, कहां पे, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी। तो फिर उस केस में अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है फ्रॉम दिस बॉन्ड विच इज लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जो कि फॉरेन करेंसी में इशू किया गया, या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो फिर उस पे क्या होगा, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 4% का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, 4% का टैक्स रेट लगेगा। दैट इज टू से एट 4% इट विल बी असेस्ड ऑन ग्रॉस बेसिस। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अदर देन द वन विच इज लिस्टेड इन द आईएफएससी, तो उस पे आपका रेट ऑफ टैक्स होगा 5%, ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा। और अगर ये सब चीज नहीं है तो उस पे फिर आपको क्या होगा, ऑल दी अदर इंटरेस्ट इनकम earned by the non-resident in respect of the debt owned in the foreign currency। foreign currency देखा छोड़, जिसकी वजह से in respect of debt owned by in a foreign currency it is 20%। it is 20%। मैं क्यों इसको इतना emphasize दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको पता है, क्योंकि अगर debt owned अगर है इन इंडियन करेंसी, अगर वो डेट इशू करवाई है इन इंडियन करेंसी और उस पे अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है नॉन रेसिडेंट को, तो फिर उस केस में क्या 20% के रेट पे आप उस इंटरेस्ट इनकम को असेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, कहां पे स्टूडेंट्स, 20% पे आप उसे असेस नहीं कर पाओगे। तो वो असेसमेंट चलेगी आपकी कहां पे जाएगी स्टूडेंट्स, इट विल देन गो अंडर, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोग ने, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन में जाके वो असेस किया जाएगा उस इंटरेस्ट इनकम को जिसकी डेट हुई है इन इंडियन करेंसी, ओके, अदर देन द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। क्योंकि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर आ जाए तो वहां तो 5% तो दिया ही गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सो दिस इज इट। तो ये क्योंकि एक क्वेश्चन है जहां पर एक रेड लिमिटेड का क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, वही वहां पर जहां पे क्वेश्चन चार्ट में जो दिया गया वहां पर आपको एक क्वेश्चन भी मिलने वाला है, और वो वहां पे आपको क्या दिया जाएगा कि एक इशू किया गया डेट। सो डेट हैज बीन इशूड प्राइमरीली, वो होगा डेट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। वो इंडियन कंसर्न रेड लिमिटेड ने क्या है, अपनी डिबेंचर इशू करवाई है, और वो डिबेंचर इशू हुई है आईएनआर में, और उस डिबेंचर पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, टू द नॉन रेसिडेंट। तो बताओ फिर उस केस में क्या फिर 115A का 20% का रेट लगेगा, उस पर नहीं लगेगा, उस पर क्या लगेगा, अदर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स उस पर लगाया जाएगा। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, ये चीज है आप लोग ध्यान में रखना। और ये है आपका इंटरेस्ट का असेसमेंट। रॉयल्टी एंड एफटीएस में स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, एक चीज आपको समझना है, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर भी आप लोग के लिए अलग से दे दिया है, तो आप लोग प्लीज उसको हो सके तो देख लेना। जहां तक रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं 916 में, तो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए, चार्ट नंबर आपका है 128 स्टूडेंट, चार्ट नंबर 128। तो ये है आपका डेफिनेशन रॉयल्टी और एफटीएस का, चार्ट नंबर 128 है ये। रॉयल्टी का पहला डेफिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट of patents, trademarks, copyright or
यूज ऑफ राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल और इक्विपमेंट। तो कहने का मतलब है ये इंडस्ट्रियल रॉयल्टी टाइप का है। एक तो इंडस्ट्रियल रॉयल्टी है, फिर एक आईपीआर वाली रॉयल्टी कॉपीराइट है। तो ये आपकी हो गई इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। दूसरा आपका कॉपीराइट है, उसको आप बोल सकते हो एज दी आईपीआर वाली रॉयल्टी। फिर उसके बाद आपका ये यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल, उसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नॉलेज रॉयल्टी। उसको कहा जाता है नॉलेज रॉयल्टी। सो के आर में लिखूंगा, इंडस्ट्रियल रॉयल्टी को आई आर लिखूंगा, कॉपीराइट को मैं आईपीआर लिख रहा हूं। और देखिएगा ये इक्विपमेंट दिख रहा है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे ये इक्विपमेंट को मैं लिखूंगा ई आर, इक्विपमेंट रॉयल्टी। मतलब होता क्या है मालूम, एक सर्विस चार्जेस, इक्विपमेंट रॉयल्टी के बाजू में लिख दो सर्विस चार्जेस, बाजू में लिख देना एक बार जल्दी से, इक्विपमेंट रॉयल्टी के बाजू में लिख देना सर्विस चार्जेस रिसीव्ड ऑन गिविंग द प्लांट एंड मशीनरी ऑन लीज, सर्विस चार्जेस रिसीव्ड ऑन गिविंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन लीज may be classified as an equipment royalty, may be classified as an equipment royalty. Full stop. तो ये एक एग्जांपल दे दिया। अमेंडमेंट में आना स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इस अमेंडमेंट पे एक यहाँ पे नोट लिखो शुद्ध। ये बस ये वाला पॉइंट है ना, ये कट गया है, इस वजह से मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा। यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स, बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। अब उसके बाजू में लिख देना स्टूडेंट, जल्दी से लिखेंगे आप लोग, आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2020 such consideration will now be characterized as a royalty income, as a royalty. Such consideration shall now be characterized as a royalty income. आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल, अभी दे रहा हूं। मान के चलो वार्नर ब्रदर्स एक यूएस की क्या है, दे आर द फीचर, दे प्रोड्यूस अ मूवी। अब उन्होंने क्या है कि इंडिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर को राइट दे दी है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करेगा, वो सारे बाकी वो देख लेगा। वो उसने राइट बेच दिया है एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है ना। तो अब ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, बाद में आगे अपना देखेगा, सारे थिएटर ओनर वालों से नेगोशिएट करके उसको एग्जीबिशन करवाना होगा सारे थिएटर्स में, तो जो जो कंसिडरेशन होगा वो देख लेंगे। लेकिन वो जो है वार्नर ब्रदर्स यूएसए, उनको तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मिल गया। अच्छा, ये जो पैसा जो उनको मिल गया है स्टूडेंट्स, पहले ये रॉयल्टी इसे नहीं माना जाता था इंडिया, क्योंकि वो एक्सक्लूजन देख रहे हो ऊपर, ये एक्सक्लूजन में स्पेसिफिकली क्या बोला गया था, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रॉयल्टी इनकम। लेकिन अब क्या ये अब रॉयल्टी के दायरे में आ चुका है? ना, आंसर इज यस। नाउ स्टूडेंट्स इट विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रॉयल्टी इनकम। अब ये रॉयल्टी के दायरे में स्टूडेंट्स बिल्कुल आ चुका है, एंड दैट एक्जैक्टली इज द पॉइंट। तो अब ये रॉयल्टी मानी जाएगी, और फिर उस केस में ये इनकम असेस किया जाएगा अंडर द एक्ट, ठीक है। अब ये असेसमेंट कैसे होगा, तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हो नॉन रेसिडेंट, अगर ये नॉन रेसिडेंट रेसिपिएंट है, अगर तो ये नॉन रेसिपिएंट है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि क्या उस एनआर रेसिपिएंट का इंडिया में पी है। तो इफ देयर इज अ पी और इफ देयर इज नो पी, इफ देयर इज पी और इफ देयर इज नो पी, तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, उसकी पी इंडिया में है वर्सेस उसकी पी इंडिया में नहीं है। तो ये दो ही सिचुएशन की जा सकती है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अगर आप बोलते हो कि हाँ सर उसकी पी है इंडिया में, तो नेट बेसिस पे 40% के आधार पे ये असेसमेंट किया जाएगा।
नेट बेसिस पे, और आप बोलते हो कि नहीं सर उसकी पी इंडिया में नहीं है, तो फिर ग्रॉस बेसिस पे क्या है स्टूडेंट्स, ये इसकी असेसमेंट की जाएगी। ग्रॉस बेसिस पे एट 10% स्टूडेंट्स इसकी असेसमेंट की जाएगी। ये एक सिचुएशन है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो रॉयल्टी और एफटीएस में यही है। अच्छा, कभी कभी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन देखने लायक योग होता है। स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन क्या रहता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा वो किस में था, सोर्स आइडिया नहीं है। जैसे उसमें बोला गया था कि नॉन रेसिडेंट की इंडिया में पी है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, और उसमें इंटरेस्ट इनकम भी था नॉन रेसिडेंट का। जनाब ध्यान से सुनना, उसमें नॉन रेसिडेंट की इंटरेस्ट इनकम भी एक थी, अपार्ट फ्रॉम रॉयल्टी और एफटीएस इनकम के अलावा उसकी इंटरेस्ट इनकम भी थी उसमें स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या है कि ये नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है, तो दिमाग स्टूडेंट्स का चला गया 44 डीए में। वो कहता है कि क्या कहता है कि नेट बेसिस में क्या होगी इसकी असेसमेंट होगी। नेट बेसिस का मतलब है सारे डिडक्शन मिलेगा, कोई स्पेशल रेट लगेगा नहीं, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखो स्टूडेंट्स के सोचने का तरीका क्या होता है। इंटरेस्ट इनकम जो ये नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है आउट ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन जो उसने दिया है टू द इंडियन कंसर्न, उसी इंडियन कंसर्न से, तो क्योंकि उस नॉन रेसिडेंट की इंडिया में पी है, तो क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि क्या वो इंटरेस्ट इनकम भी क्या अब नेट बेसिस पे अंडर द नॉर्मल प्रोविजन क्या उसे असेस किया जाएगा? एंड आंसर इज नो। कहीं पे भी मैंने आपको ये अभी जो अपन ने पूरा टेबल देखा था उसमें कहीं पर भी ये पॉइंट आया था आपको कि भाई वो नॉन रेसिडेंट का पता लगाओ कि क्या उसकी पी है इंडिया में या नहीं? कोई ऐसा था इस केस में इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? एंड आंसर इज नो। तो हमेशा ध्यान रखना, आप डिविडेंड इनकम के लिए या इंटरेस्ट इनकम के लिए लिख लो अगर चाहिए तो, कहा तो डिविडेंड इनकम के लिए या इंटरेस्ट इनकम के लिए पी नहीं देखी जाएगी, उसकी असेसमेंट 115A में किया जाएगा इफ द रिलेवेंट कंडीशंस ऑफ 115A सेटिस्फाइड। मतलब कि मैंने कहा ना, वो 115A में करने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि फॉरेन करेंसी में लोन दिया गया है कि नहीं, तब जाके 20% मिलेगा। फिर बाद में वो 5% और वो 4% वाली कैटेगरी वो एक अलग है। फाइन, तो उस सिचुएशन को उस तरीके से देखा जाएगा, ना कि इस वजह से आपका असेसमेंट अलग होगा कि उसकी पी इंडिया में है या नहीं। ये पी इंडिया में है या नहीं, दैट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द रॉयल्टी एंड द एफटीएस इनकम। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा केयरफुली, मैं थोड़ा ज्यादा इसको एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इसके चांसेस मई 21 में बहुत ज्यादा है, और अननेसेसरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ले लेंगे ना तो बहुत गलती हो सकती है इसमें। और यहीं पे स्टूडेंट्स का मेन कंफ्यूजन यहाँ पर ही आता है, वो पता नहीं क्या सोच चालू कर देते हैं। देखो यहाँ पे, इज द राइट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद पी और फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया? तो ये यहां पे डालो यस, और ये होगा नो इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर यस कहते हो स्टूडेंट्स, तो रॉयल्टी एंड एफटीएस वुड बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 44 डीए अंडर द हेड पीजीबीपी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वुड अप्लाई। और अगर राइट हैंड साइड में देखोगे नो में, तो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एट 10% अंडर सेक्शन 115A ऑन ग्रॉस रॉयल्टी एंड एफटीएस वुड अप्लाई, कंसेशनल रेट। ठीक है, तो अगर उसकी पी इंडिया में नहीं है तो फिर आपको ग्रॉस बेसिस पे वो रॉयल्टी एंड एफटीएस असेस किया जाएगा। अच्छा, नेट बेसिस पे एक खास बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट आपको शायद पता होगा पीजीबीपी में, और हर जगह पे ये अमेंडमेंट लगा दी गई है कि जहां जहां पे भी आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने होंगे, अब आपको आरओआई के ड्यू डेट से 1 महीने पहले क्या कर देना है, वो रिपोर्ट फाइल करवा देना है। क्योंकि आरओआई की ड्यू डेट 1 महीने के लिए, वो आपको पता होगा कि आरओआई जो नॉर्मल आरओआई है अगर 31 अक्टूबर है, जो कि अभी का नॉर्मल आरओआई का ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गया है, तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको फाइल करवा देने 30 सितंबर तक। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज दीज अमेंडमेंट्स हैज टेकन प्लेस अक्रॉस ऑल द अदर रिमेनिंग प्रोविजंस एरियाज आल्सो। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एज पर 44AA एंड इट हैज टू गेट ऑडिटेड। डिडक्शन पे ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स, no deduction in respect of the expenditure not incurred
wholly and exclusively in relation to the PE or fixed place of profession in India. कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा किस पे, ऑन दी एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली। तो मतलब कि ये प्री कंडीशन है, कोई भी डिडक्शन अब आपको देना है, क्योंकि नेट बेसिस पे बोला ना आपने कि 44DA में नेट बेसिस पे असेसमेंट होगा। तो नेट बेसिस में असेसमेंट कैसे होगा, जरूरी होगा कि वो एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पीए इन इंडिया, तब जाके ही आप कह सकते हो कि वो नेट बेसिस पे असेसमेंट की जाएगी। अगर तो ऐसा हो स्टूडेंट्स कि कोई हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर की अलोकेशन हो, तो फिर क्या करोगे, क्या वो डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्राइमरी रॉयल्टी एंड एफटीएस में एचओ एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती है। यहां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 44C एक सेक्शन है पीजीबीपी में जो एचओ की एक्सपेंडिचर की डिडक्शन की बात करता है। लेकिन एज फार एज रॉयल्टी एंड एफटीएस इज कंसर्न, 44C अगर आप रॉयल्टी एंड एफटीएस को 44DA के अंदर असेस करोगे, रॉयल्टी एंड एफटीएस को 44DA के अंदर असेस करोगे, तो उस सिचुएशन में 44C की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये थोड़े कुछ पॉइंट्स है ना, तो थोड़े से आप लोग इसको ये चीज नोट करते चलना, नहीं मिलेगी। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ने पूछा था सर, लेकिन ऐसा हुआ था कि वो जो हेड ऑफिस है ना, उसने क्या कर दिया था, उसने ये जो आपकी पी है इंडिया की, उसकी एक्सपेंडिचर उसने इनकर की थी, और बाद में जब ये पी के पास पैसे आए थे तो उन्होंने उनको रीइंबर्स करवा दिया। तो क्या उस रीइंबर्समेंट का आपको फिर डिडक्शन मिलेगा ना? आंसर इज यस। चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो एक बार आ जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक बार जो रीड करना, ये बॉक्सेस रीड करें आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तीसरा बॉक्स है। कभी भी नोटिस करोगे कि चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है फॉर एनी इनकम जो कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से जो टैक्स किया जाता है, उस पे चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। दिस इज ओनली एक्सेप्शन, जहां पे स्पेशल रेट की टैक्स दिए, क्या स्पेशल रेट पे असेसमेंट ये किया जाता है। सो दिस हैपेंस टू बी दी ओनली एक्सेप्शन दैट शुड ऑलवेज बी बोर्न इन माइंड। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो आप लोग, ये भी काफी क्रिटिकल है। exemption from filing of the return of income under 139(1) if tax has been deducted at 10%। लेकिन ये जो है, अगर tax has been deducted rate less than 10% by availing the beneficial provision of DTAA, then no exemption would be available from the filing of the ROI। तो ये क्या हुआ है स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करना। अब एक आपको मैं ये नोटिस करो, एक यहाँ पे लिखो exemption to file the ROI for non-resident। ये कहाँ पे पाया जाता है? पहला तो इनका रिक्वायरमेंट है। कंडीशन ध्यान रखना क्या है, कंडीशन ये कि ओनली द इनकम विच इज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, वही होना चाहिए। तो कंडीशन में लिखोगे आप लोग, कंडीशन ये है, अगर मैं आपको बता दूं, जल्दी से लिखो, कंडीशन में लिखो ओनली द इनकम only the NR has only the income, the NR has only the income as specified in the respective section, और फिर उसके नीचे बाद में लिखना, एंड नेक्स्ट लाइन पे लिखना TDS has been deducted by the payer at the rate specified in the respective section, और ब्रैकेट में लिख दो प्लस HEC। TDS has been deducted by the payer at the rate specified in the respective section, ब्रैकेट में मैंने लिखवा दिया आपको प्लस HEC, ब्रैकेट कंप्लीट। अब बाद में उसके बाद लिख दो लिस्ट ऑफ द सेक्शंस आर, तो आपका अब आ गया है 115A में,
आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, एनएफटी है, सारे आ गए 115A में। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एनएफटीएस। 115A में क्या लिखा मैंने, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एनएफटीएस। उसके बाद आपका सबसे पसंदीदा सेक्शन नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, और अंत में एनआरआई लिख दो आप लोग। एनआरआई चैप्टर 12 में वहां पर भी ये पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर टीडीएस कटा है, ये देख रहे हो, अगर टीडीएस उसका कटा है एट अ रेट डीटीडब्ल्यूए के रेट के हिसाब से, डीटीडब्ल्यूए के रेट के हिसाब से अगर टीडीएस कटा है स्टूडेंट्स, तो क्या फिर उसे एग्जम्पशन दी जाएगी टू फाइल द आरओआई? एंड द आंसर इज नो। देन नो एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल सो फार एज द फाइलिंग ऑफ द आरओआई इज कंसर्न। तो ये भी एक पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? सो दैट इज इट। तो ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी आप लोग ध्यान में रखना। अब आते हो चलो स्टूडेंट जल्दी से अगले पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेट्स लुक अपॉन टू आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपका मैंने रॉयल्टी और एफटीएस करवा दिया। आप लोग सर इसका कोई क्वेश्चन होगा? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, इसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उसी के बाजू में, आप लोग कर लेना। ये पहले मैंने करवाया है, देखो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3 रेड लिमिटेड, जरूर से देख लेना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 रेड लिमिटेड, रेड लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 रेड लिमिटेड। ठीक है, चलिए इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स ये आप लोग को देखना है, क्योंकि यही जगह पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं एकदम से। छोटी छोटी बातें होती है, बहुत बारीक पॉइंट होता है, उस पर प्रैक्टिकल डाल दिया जाता है। आप समझ सकते हो कि कितना फिर वो तकलीफ दे वाली सिचुएशन बनती है स्टूडेंट्स की तरफ से। लास्ट क्विकली रीड करेंगे, मैं आपको बाद में एक होमवर्क दूंगा और फिर बाद में हमारा डबल टैक्सेशन रिलीफ की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। हमारा अगला पर्टिकुलर टॉपिक वही है, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन स्टूडेंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने बताया ये एचईसी मैंने लिखवाया था आपको, ये एचईसी मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। तो हाँ सर अभी आपने कुछ एचईसी लिखवाया था, वो आपको पता होगा, बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जिनको पता नहीं है एक बार मैं फिर बता देता हूँ स्टूडेंट ये चीज को। एचईसी क्यों लिखवाया गया था, क्या वो वजह थी एचईसी लिखवाने की स्टूडेंट उस केस में? तो एचईसी लिखवाने का स्टूडेंट पॉइंट यही है, आपको पता है कि अगर पेई नॉन रेसिडेंट है, इफ द पेई इज अ नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट, देन यू ऑल आर अवेयर दैट उस सिचुएशन में क्या होगा, पेई अगर नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उस सिचुएशन में पेयर को टीडीएस फिर और वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एज पर द रेट अंडर द एक्ट। एक्ट के रेट के हिसाब से अगर वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, एक्ट के रेट के हिसाब से अगर वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो फिर वो एक्ट के रेट को लोड करेगा विद द एचईसी एंड द सरचार्ज। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं आपको पता है। सरचार्ज अगर ये एप्लीकेबल होगा तो, अदरवाइज क्योंकि वो अमाउंट वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज एचईसी तो लोड होगा। लेकिन अगर ये डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से अगर क्या हो रहा है, वो टीडीएस अगर पेयर डिडक्ट कर रहा है ऑन द पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट, तो फिर ध्यान रखना डीटीडब्ल्यूए का जो रेट होगा दैट इज अ फाइनल रेट, उस पर कोई लोडिंग नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अब स्टूडेंट्स ये वाले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से, एक बार फिर से आ जाइएगा पेज 128 में। 128 में अब यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में असेस हो रही है। कैसे होगा मैंने बता दिया, रेसिडेंट के हाथ में भी रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम असेस हो रही है। अब ये एक बहुत यूनिक केस है स्टूडेंट्स, वो रेसिडेंट का केस जो है ना, ये 115 बीबीएफ वाला केस है। दिस केस इज दैट ऑफ 115 बीबीएफ एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मे बी अवेयर ऑफ दिस सेक्शन कि 115 बीबीएफ में रेसिडेंट को अगर रॉयल्टी की इनकम मिलती है और वो अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो रॉयल्टी की इनकम जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी असेसेबल एट द ग्रॉस रेट, एट द ग्रॉस रेट ऑफ 10%। इसमें एक बहुत खास बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है ना कि रेसिडेंट के
हाथ में अगर रॉयल्टी इनकम असेस होगी तो स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि कोई भी रॉयल्टी इनकम रेसिडेंट को अगर मिलती है तो वो 115 BBF में चली जाएगी। जनाब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी क्लासिफिकेशन ली है। रॉयल्टी को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। एक है आपका इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, दूसरा है आपका द नॉलेज रॉयल्टी, तीसरा है आपका इक्विपमेंट रॉयल्टी और चौथा है आपका दी IPR रॉयल्टी। तो ये जो 115 BBF में जो रॉयल्टी इनकम रेसिडेंट को मिल रही है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रॉयल्टी। तो ये जो है ना, आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रॉयल्टी है, देख नहीं रहे हो पेटेंट डेवलप्ड। तो पेटेंट के एवज पे अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है तो वो कहां पर, मैंने आपको बताया था ये देख रहे हो आप लोग, ये आपका बन गया इंडस्ट्रियल रॉयल्टी। पेटेंट के एवज पे अगर आपको पैसा दिया जा रहा है तो दैट इज नथिंग बट योर इंडस्ट्रियल रॉयल्टी। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। सो हियर इन स्टूडेंट्स आप नोटिस करना, कंसेशनल टैक्सेशन regime फॉर रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो अब इसमें और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको नोट लिखना है ना, जरा एक नोट लिखो। असेसमेंट, assessment of royalty income in the hands of the resident. Special provision, तो ये स्पेशल प्रोविजन क्या है? एक तो मैं 115A लिख रहा हूं यहाँ पे, और जो दूसरा 115A में क्यों, सॉरी 115 BBF, सॉरी ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, मतलब पेटेंट ग्रॉस बेसिस पे 10% के हिसाब से। और दूसरा आपका है स्टूडेंट्स ATQQB, ये आपका IPR रॉयल्टी, कॉपीराइट पर है ना, सारे पे नहीं है। ये आपको चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलता है, लिमिट है मैक्सिमम 3 लाख का है, तो मैक्सिमम 3 लाख, ये है ना। तो ये स्पेशल प्रोविजन है स्टूडेंट्स किसके लिए? रेसिडेंट के लिए। अगर वो रॉयल्टी इनकम कमाते हैं तो सारे रॉयल्टी की बात नहीं हो रही है, अभी भी बता दूं, ये सिर्फ 2 ही कैटेगरी की रॉयल्टी इनकम है, वो है आपका 115 BBF वाला और दूसरा ATQQB। तो चलिए स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, एंड दैट इज इट प्राइमरी। तो ये सिचुएशन आपकी रॉयल्टी इनकम की असेसमेंट हो जाती है। जरा एक बार कंडीशन देख लेते हैं अपन 115 BBF में और फिर इसको क्लोज करते हैं। वील मूव फॉरवर्ड क्विकली नाउ। चलो स्टूडेंट्स, तो 115 BBF में कंसेशनल टैक्सेशन रेजिम ऑफ रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, तो बोला गया एलिजिबल एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया, और बोला गया ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि कॉपी वाला नहीं होना चाहिए केस, ठीक है। तो उसी आविष्कार उसी ने किया, प्लस आविष्कार करके क्या किया होगा उसने, पेटेंट उसने रजिस्टर करवा दी। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये आविष्कार इंडिया का है या इंडिया में हुआ है? तो 75% उसको एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ेंगे इंडिया में, तब जाके माना जाएगा स्टूडेंट्स, मानी जाएगी कि ये रॉयल्टी इनकम, ये रॉयल्टी, ये जो आपका डेवलपमेंट या इनोवेशन जो हुआ है ये इंडिया में हुआ है। और इस वजह से ये रेसिडेंट को सम्मान देते हुए एक्ट में 10% के बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे ये क्या होगी, रॉयल्टी इनकम असेस की जाएगी 10%। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर ध्यान रखना कि
कि ये रॉयल्टी इनकम को आप बुक प्रॉफिट में नहीं कंसिडर करोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा कि एक हाथ पे बोला जाएगा कि नॉर्मल प्रोविजन में 10% और दूसरे हाथ में यही इनकम आपके बुक प्रॉफिट में रख दी जाएगी और फिर उस पर 15% के हिसाब से मैट लगवा दिया जाएगा। ऐसा प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 115 BBF में क्या होता है। ये रॉयल्टी इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये पर्टिकुलर प्रॉफिट को एक्सक्लूड किया गया है। सो दिस इज एक्सक्लूडेड स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। तो ये देख रहे हो आप, रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल 10%, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, क्योंकि ग्रॉस बेसिस पर है। और ये वाले पॉइंट पे मैट नॉट एप्लीकेबल, और मैट नॉट एप्लीकेबल पे ये पॉइंट लेस है आपका रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक प्रॉफिट एंड ऐड होगा रिलेटेड एक्सपेंसेस टू द बुक प्रॉफिट। दिस एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये बाद में कुछ इसके रिटर्न ऑफ ड्यू डेट के पॉइंट्स है, एक बार आप लोग इसको देख लेना। कुछ मुद्दे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नवंबर 20 में ये पूछा भी गया है। शायद नवंबर 20 में बहुत चालाकी की तरीके से सॉफ्टवेयर पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर पे अगर आप पेमेंट करते हो ना, तो मान के चलना सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेमेंट्स है तो वो रॉयल्टी है, और अगर वो पेमेंट रॉयल्टी मानी जाती है तो टीडीएस पेयर को डिडक्ट करना चाहिए। नवंबर 20 के अटेम्प्ट में ओल्ड या न्यू पता नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 1 में ही था ये, पेमेंट टुवर्ड्स दी सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स कैसा भी हो सकता है, क्या इट कैन बी दी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या इट कैन बी व्हाट द स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेमेंट अगर तो पेयर की तरफ से किया जा रहा है टू दी नॉन रेसिडेंट, तो उस पर्टिकुलर पेमेंट पे उसे टीडीएस डिडक्ट करनी है, क्योंकि वो पेमेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेमेंट को क्या माना गया है, रॉयल्टी मानी गई है एज पर दी वाइडर डेफिनेशन ऑफ द टर्म रॉयल्टी। तो ये एक बात हुई। और अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तो मिस्टर पेयर आप, क्योंकि वो पेई नॉन रेसिडेंट था, 40AI में डिसअलाउंस का सामना करना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट ये है कि ये भी एक यूनिक केस है, ये सैटेलाइट इक्विपमेंट। जैसे कि क्या होता है, ये सारे जितने भी आप ये देखते हो सैटेलाइट कोई भी चैनल है आपका, स्टार टीवी, सोनी, अगर मैं वर्ल्ड कप मैच देख रहा हूँ तो ये जो सैटेलाइट से जो अल्टीमेटली वो क्या होता है, ये लोग ये करते हैं, तो ये जो जितना डेटा आता है सैटेलाइट के जरिए, ये सैटेलाइट में इक्विपमेंट होता है जिसकी ओनरशिप होती है किसके पास, एक सिंगापुर में कंपनी है, एशिया सैटेलाइट कंपनी, तो वो उसकी ओनरशिप है। और ये वो इक्विपमेंट के बेसिस पे वो सारे डेटा प्राइमली दिए जाते हैं। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, ये जितने भी कंपनीज होती है, सारे जितने भी टेलीविजन चैनल कंपनीज है, ये इन सारे कंपनीज की जिसके ट्रांसपॉन्डर्स एंड डिकोडर्स, ये इक्विपमेंट जो सैटेलाइट में लगा है जिसका नाम है ट्रांसपॉन्डर एंड डिकोडर्स, उसके लिए इनको लीज चार्जेस दिया जाता है। तो क्या वो चार्जेस जो हम दे रहे हैं किसको, टू दिस कंपनी विच ओन्स दोस इक्विपमेंट, तो क्या उसे इक्विपमेंट रॉयल्टी का दर्जा देते हुए क्या फिर ये पेमेंट पे इन सारे सैटेलाइट कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि उसे भी क्या है, ये रॉयल्टी माना गया है। इवन दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ रॉयल्टी इनकम। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोला गया है, रॉयल्टी इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट रॉयल्टी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो भले ही वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है, वो जो प्रॉपर्टी है कहां पर है, सैटेलाइट में। वो जो पेयर है, जितने भी सैटेलाइट चैनल्स जो आप देखते हो टीवी में, वो भले ही उनको फिजिकली प्रोसेस नहीं करते, ना ही उन पे इनका कोई कंट्रोल है, क्योंकि पूरा कंट्रोल वो कंपनी का है, सिंगापुर कंपनी का। लेकिन तब भी क्या, अगर मैं पेमेंट करता हूं उस सिंगापुर कंपनी को, तो क्या वो रॉयल्टी इनकम के रूप में उसे माना जाएगा? एंड द आंसर इज यस, उसे रॉयल्टी के इनकम के रूप में माना जाएगा। इक्विपमेंट रॉयल्टी का ये डेफिनेशन में ये इतना बड़ा क्या है, इसका स्कोप को एक्सपांड कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि इक्विपमेंट रॉयल्टी में जो है उसके अंदर वो भी सारे इक्विपमेंट मौजूद होंगे, शामिल होंगे, जो कि शायद इंडिया में सिचुएटेड ना हो के कहीं और सिचुएटेड है, ये तो ऑर्बिट में है। वो इक्विपमेंट भी शामिल होंगे जो कि जो पेयर है उस लीज चार्जेस का, उस हायर चार्जेस का, उसके पोजीशन में ना हो, उसके कंट्रोल में ना हो, तब भी
तब भी क्या है, उस टाइप की पेमेंट को इक्विपमेंट रॉयल्टी मानते हुए क्या होगा, पेयर का दायित्व होगा कि वो टीडीएस करे, नहीं करेगा डिसअलाउंस हो जाएगा। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो लीजिए रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके कुछ पॉइंट्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये स्टूडेंट्स आपको पता है, ये भी वही सेम है। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या कि एफटीएस के अंदर एक ही चीज आप लोग को ध्यान में रखेंगे कि देयर हैज टू बी अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेंडरिंग द सर्विस। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए। अगर तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए, तो उस केस को ही क्या होगा, टेक्निकल सर्विस मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्डाइज फैसिलिटीज है, अगर कोई स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी है, तो स्टूडेंट्स उसको आप टेक्निकल सर्विस नहीं मानोगे और इस वजह से वो 917 के दायरे में नहीं आएगा। ओके, तो ये सिचुएशन ध्यान में रखना। अगर तो वो आता है 917 के दायरे में और वो एफटीएस का इनकम माना जाता है, जैसे कि आर्किटेक्ट सर्विस, ये कुछ एग्जांपल हुआ, तो वो केस में फिर तय करना है आपको कि इसकी असेसमेंट कहाँ पे होगी, 115A में होगी ऑन ग्रॉस बेसिस, या फिर असेसमेंट की जाएगी अंडर 44DA। वो उसी तरीके से देखा जाएगा स्टूडेंट्स कि क्या उसकी एग्जिस्टेंस, क्या उसकी पी इंडिया में पाई जाती है या नहीं, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस द सेम थिंग। अब तो ये पूरा का पूरा केस सेम हो गया, ये चीज हमने चर्चा कर ली है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्या करना होगा, विच आई विल जस्ट से टू ऑल ऑफ यू, 918 ये आपकी होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और ये 9A जो है ना, ये वाला सेक्शन, ये कोई करने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसको पे एक मैंने अपने MCQ1 जो पहले 1 मार्च का मेरा जो वीडियो लिंक है, उस पे मैंने इस पे क्वेश्चन डाला है। MCQ1 पे इंटीग्रेटेड केस स्टडी बना के डाला है, तब जाके करोगे, नहीं तो करोगे नहीं। ये 9A, तो इसका तो कोई क्वेश्चन हर स्टूडेंट ये पूछते हैं मुझको, ये सब पता नहीं, ये आता ही नहीं है, आता नहीं है। बस वो इंतजार कर रहे थे कि कब एक अच्छा मुहूर्त आए और हम उस पर एक केस स्टडी, इंटीग्रेटेड केस स्टडी या MCQ डाल दें, जो मैंने बना दिया है। प्लीज आप लोग देख लेना प्राइमरी, उसमें मैंने वो लिंक डाल दी है, 27 फरवरी की पोस्ट में देख लेना, आपको वो मिल जाएगा। उसमें बराबर मैंने वो लिखा हुआ है कि ये पूरे FA20 के अमेंडमेंट्स के MCQs है, FA20 के अमेंडमेंट्स के MCQs है। आप लोग जरूर से देख लेना वो वीडियो के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जामिशन में मैंने बता दिया आपको कि भाई एग्जामिशन में क्या करना है। 2 एग्जामिशन है आपके पास, एक तो एग्जामिशन ये है स्टूडेंट्स 1066, और दूसरा एग्जामिशन ये, अब मैं आपको करवा देता हूं एक बार स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जामिशन 1023FE देख रहे हो। 1023FE, इसमें डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इनकम अराइजिंग टू स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, कौन है वो सज्जन व्यक्ति जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की क्या छूट दी गई है, 1023FE की एग्जेम्पशन दी गई है। कौन है वो सज्जन व्यक्ति, पहले जानने के पहले देखते हैं आगे की कंडीशन क्या है, और फिर उन व्यक्ति के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये जो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टूडेंट्स, ये इसका देख लो कब का है, ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2024 तक। ये लॉक इन पीरियड है उसकी 3 साल की, 3 इयर्स की लॉक इन पीरियड होती है स्टूडेंट्स। और तीसरे पॉइंट में देख रहे हो आप लोग, तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स, इस केस में इज इन अ बिजनेस ट्रस्ट a company or enterprise in developing, operating, maintaining an infrastructure facility, और सभी एक AIF वाला है, इज अ बिजनेस ट्रस्ट। तो उसने इन्वेस्टमेंट किस पे किया है, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ किस पे है, सो इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट किस पे किया है, ये पॉइंट नंबर 3 है। अब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है स्टूडेंट्स, इसको अगले पेज में अपन देखने वाले हैं। ये बस सिंपल वर्ड में पकड़ के चलना, ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। आप बोलोगे सर ये क्यों है, ये क्या है इसमें खास बात, स्टूडेंट्स ये देख रहे हो, बिजनेस ट्रस्ट अगर टेक ऑफ करना है इंडिया में, REIT को अगर टेक ऑफ करना है ना, ये बैंक की बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट समझ ली है। इस वजह से तो आपके पास 2 या 3 REIT के ऊपर है ही नहीं कोई REIT,
एक DLF है, एक एम्बेसी ग्रुप है, ऐसी 2-3 REIT आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगवा दे। पैसे लगते हैं स्टूडेंट्स उसके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, बैंक की अल्टीमेटली उसकी हालत खराब है, कभी भी गिर सकती है। अब यहाँ पर आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है, ये सारे और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखो अल्टीमेटली दूसरा देख लो, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और तीसरा आपका AIF कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, जो चैप्टर है आपका AIF वाला। तो उनमें बहुत ज्यादा, अगर इंडिया को उठाना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाना पड़ेगा, तब जाके ये दिखेगा आपको। सिंगापुर, शंघाई, न्यूयॉर्क वैसा बनाना है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा आपको। और इस तरह ये छोटे मोटे रिपेयर जो चल रहे हैं, गड्ढे खुद गए उस पर अल्टीमेट रिपेयरिंग, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये अल्टीमेटली इसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगेगा स्टूडेंट्स, बैंक के बस की बात है ही नहीं। या तो पब्लिक अल्टीमेटली इन्वेस्ट करे, या फिर दूसरा है ऐसा कोई बड़ा पैसा मिल जाए, जापान से आए या कुछ ऐसे ही सज्जन आए जो इन्वेस्ट करे। तो इंडिया ने ना सऊदी और अबू धाबी लोग पे बहुत जबरदस्त फॉरेन डिप्लोमेसी हुई है, अपनी जबरदस्त डिप्लोमेसी हुई, और उनको एक डर आ गया है कि अब तेल पे निर्भर कम होगी, और इसी वजह से एवरीवन इज फियरफुल ऑफ दिस फैक्ट कि भाई आगे शायद तेल उतना नहीं होगा, अपनी डिपेंडेंसी अल्टीमेटली जितनी है उसको कम करनी पड़ेगी और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। और उस वजह से यहाँ वहाँ लोग देखना चालू कर रहे हैं, तो इंडिया ने ग्रैब किया दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास पैसा है, रिजर्व बहुत है, और वो लगा सकते हैं पैसा, और वो अब फ्यूचर को देख के टेंशन में आ चुके हैं। तो सही मौका है इंडिया में बोल दिया कि भाई 30 साल का आप हॉरिजॉन ले, और अल्टीमेटली आप लगाओ पैसा बेशुमार, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। एक तो रिटर्न्स मिलता रहेगा वो अलग, वो रिटर्न्स पे तो आपको हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे। तो आपको कहाँ पैसा लगाना है, वे 3 चीज बोल दी आपको। बिजनेस ट्रस्ट REIT पे लगवा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहां पे लगवाना है, या फिर AIF में पैसा लगाइए और जलवा देखिए। जलवा क्या होगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड दी LTCG, वो आपको पूरी छूट है, टैक्स फ्री हम आपको देने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट, हमें पैसा चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो मिल गया, उनको रिटर्न चाहिए था लॉन्ग टर्म बेसिस के बेसिस में, वो आ गया। इस वजह से ये सब बहुत बड़ी बातें होती है। अब कल पाकिस्तान अटैक करने का हिम्मत नहीं रख सकता, ये जबरदस्त गेम है स्टूडेंट्स। अब कहाँ हम CA में फंस चुके हैं, ये पता चल रहा है कि ऐसी गेम खेली जाती है। पाकिस्तान अटैक ही नहीं कर पाएगा, बस वो सऊदी और अल्टीमेटली UAE से आग, US तो बहुत दूर की बात है, सऊदी आग दिखा देगा वहां पे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट 30 साल का अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट लगा पड़ा हुआ है इंडिया में, जान अटकी पड़ी हुई है, कैसे बर्बाद करने दे अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट को जो हमारा लगा हुआ है। तो वो तो हम करने देंगे नहीं, बहुत स्टेक बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपके झगड़े के बीच पे हम अपना पैसा बर्बाद नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत है स्टूडेंट्स। आ रही बात समझ, एक तीर से 2 शिकार का गेम है, ये जबरदस्त गेम हुआ है स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ, हम कर रहे हैं अकाउंट IND-AS 1 और IND-AS 2, इसमें उलझ गए। लाइफ है, क्या करें, किस्मत है। जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों नहीं होती, जीना तो पड़ता ही है स्टूडेंट्स। बस सारे कंडीशन अब, और सर ये सारे कंडीशन बाहर करने पड़ेंगे नहीं, आप बस ये अबू धाबी को याद रखो, ठीक है। और सॉवरेन वेल्थ फंड, वो उनके सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू से ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा ये सब मैंने बता दिया। कैटेगरी 1 ये REIT है, ये A, B and C मैंने आपको बता दिया था। बस स्टूडेंट्स इतना ही है, और कुछ ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट है यहाँ पे। और अब इस कॉन्टेक्स्ट, ये देखो TDS का मैंने सेक्शन आपको दे रखा है, जो अभी 115A का ना लगे हाथों स्टूडेंट्स, ये विथ होल्डिंग चार्ट, ये TDS का सेक्शन है ना, ये देख लेना लगे हाथों, क्योंकि वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपने ऊपर अभी इतनी मेहनत से 115A को कैप्चर किया ना। मेहनत बर्बाद होने मत देना स्टूडेंट, ये लगे हाथों इसके TDS के सेक्शन हो जाएंगे उतने, वो तो अलग से हम लोग करेंगे TDS का, लेकिन लगे हाथों कर दो। तो अब मैं अगले क्लास में अब आपको DTAA और उसको रैपअप कर लेंगे, नॉन रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपको करना क्या है, ये चार्ट पहले यहाँ तक क्लोज करना है, 132 तक क्लोज करना पड़ेगा। और कैसे क्लोज करोगे इसके, अच्छा नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और सर हाँ, क्वेश्चंस कहाँ पर है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेना तुरंत। और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से बता दो। उसके बाद 918 वो गिफ्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, 918 गिफ्ट वाला, कब गिफ्ट इनकम नॉन रेसिडेंट की इंडिया में डीम टू राइज इन इंडिया मानी जाएगी, वो एक देखेंगे आप। एंड लीस्ट एंड नॉट दिस थिंग,
मैंने फरवरी 27 फरवरी 28 का बताया था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ आप लोग देना, वो करके रखना। और वो जो मैंने FA20 के अमेंडमेंट्स पे जो MCQ एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडी ये रखी है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपन अगले क्लास में। हम लोग डबल टैक्सेशन रिलीफ भी कर लेंगे और मुझे लगता है ट्रांसफर प्राइसिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यू देन, थैंक यू।